डियर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर पावर एम्पलीफायर, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम पावर एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एक्चुअली पावर एम्पलीफायर क्या पावर को एम्पलीफाई करता है या फिर कुछ और ही है, इसका नाम पावर एम्पलीफायर है क्यों आखिर, और पावर एम्पलीफायर से जुड़े हुए कुछ पैरामीटर्स, पावर एफिशिएंसी, डिस्टॉर्शन समझेंगे, टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन डिस्कस करेंगे, एंड देन विल मूव टू आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअली एम्पलीफायर्स विच विल बी योर पावर एम्पलीफायर्स लाइक क्लास ए एम्पलीफायर। यहाँ पे एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि नेसेसरली मुझे लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास ए एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे ये नहीं लिखने की जरूरत है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास ए एम्पलीफायर अगर मैं आपको देता हूँ तो इट इज़ ऑब्वियसली ए काइंड ऑफ ए टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर। ये हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एम्पलीफायर से बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ने क्लास ए एम्पलीफायर लिखा है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्यों नहीं लिखा, क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्यों नहीं लिखा, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे पावर नेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है, या मैं तो कहूँगा कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्लास ए के टाइप से कोई एम्पलीफायर आपने डिज़ाइन किया है तो वो पावर एम्पलीफायर ही होगा। तो लाइक दैट विल डील विद सो मेनी टाइप्स ऑफ amplifiers which will be obviously power amplifiers, push pull amplifier, complementary symmetry amplifier. So let us begin and start our first topic, that is concept of power amplifier को समझने की यहाँ पे थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक जो वेरी फर्स्ट पॉइंट टू द इंट्रोडक्शन होगा वो ये होगा कि पावर एम्पलीफायर इज नथिंग लाइक एम्पलीफिकेशन ऑफ पावर। पावर का एम्पलीफिकेशन जैसा कुछ प्रोसेस होता नहीं है। वी कैन आइदर एम्पलीफाई द वोल्टेज और द करंट, जो कि एक्चुअली द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल को एक्सप्रेस करता है। सिग्नल मीन्स वट एवर योर वोल्टेज और करंट, जो आपने ऑडियो सिग्नल दिया जिसको माइक के थ्रू आपको लाउड स्पीकर में फिर ज़्यादा आवाज़ निकालना है, तो वो सिग्नल है आपका। तो आप अपनी आवाज़ को लाउड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करने का मतलब है, जब इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर दोगे तो या तो उसके वोल्टेज को एम्पलीफाई करोगे या करंट को एम्पलीफाई करोगे। पावर इज नॉट ए समथिंग ए पैरामीटर व्हिच हैज़ टू बी डिस्टिंक्टली एम्पलीफाइड। पावर अलग से कुछ एम्पलीफाई हो नहीं रहा है, या तो आप वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे होगे या करंट को एम्पलीफाई कर रहे होगे। हमने बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स समझा, ट्रांजिस्टर समझा, ठीक है, सिंगल स्टेज मल्टी एम्पलीफायर समझा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर समझा, उसमें हमने ये नहीं देखा कि पावर को एम्पलीफाई करने का कोई तरीका है अलग से। सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन एट द वेरी बिगिनिंग, आई वॉन्ट टू क्लियर इट that there is nothing like a process which deals with the amplification of power of any entity. पावर को एम्पलीफाई नहीं किया जाता है या किया ही नहीं जा सकता, इसका कोई मतलब नहीं है। बट व्हाट इज पावर एम्पलीफायर देन? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मली हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमने पढ़ा, यहाँ तक कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी पढ़ा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपने देखा उस में डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, फिर कुछ बीच में गेन स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल गेन स्टेजेस करते हैं, फिर लेवल शिफ्टर होता है, और लास्ट में एक होता है पावर एम्पलीफायर स्टेज, जो नॉर्मली हम ये वाला एम्पलीफायर का यूज करते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर का। ऑप एम्प का सीरीज मेरा रेफर कर सकते हो, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैंने ये बात बताई थी। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं इस बात का, बट मैं आई वॉन्ट टू जस्ट रिलेट दोज थिंग्स कि पावर एम्पलीफायर कुछ अलग से एम्पलीफायर नहीं होता है। नॉर्मली यू सी आप you are playing the role of amplifier, but आपका ये जो रोल ऑफ एम्पलीफायर है या रोल ऑफ एम्पलीफिकेशन है वो एक क्रिटिकल स्टेज पे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो उस पॉइंट पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बढ़ जाती है कुछ, या आपके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज या एक्स्ट्रा आपके कुछ ड्यूटीज आपकी बढ़ा दी जाएगी। तो उस पॉइंट पे आपका नाम भी थोड़ा स्पेशल रखा जाएगा। तो पावर एम्पलीफायर आपको, लेट मी मेक इट सिंपल, कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, जैसे कि सपोज एग्जांपल लिया जाए कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है आपके पास, जो कि एक स्टेज ये हो गया, जो कि मेरा मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। ऐसे करके एक और स्टेज ले लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्टेज होंगे, लेकिन मैं 2-3 स्टेज को लेके एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। तो ये मैंने ले लिया एक और स्टेज, एक और स्टेज ले लेते हैं, ठीक है, 4 स्टेज ले लेता हूँ। जो चौथा स्टेज है इज बेसिकली माई लास्ट स्टेज, ठीक है, समझिएगा। और बीच में मेरे और भी कुछ स्टेजेस हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेज में आप कुछ इनपुट अप्लाई करोगे, वो एम्पलीफाई होकर सेकेंड स्टेज में जाएगा, और एम्पलीफाई होकर थर्ड स्टेज में जाएगा, और एम्पलीफाई, इस तरह से करके आपको फिर यहाँ पे आपके आउटपुट का जो डिवाइस होगा
उस पर आप इसको दोगे तो आउटपुट का डिवाइस को ही प्राप्त होने वाला है, द लास्ट एम्पलीफाइड फॉर्म ऑफ दिस वट एवर सिग्नल यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ पे आप इनपुट देते हो और यहाँ से आप आउटपुट लेते हो, दैट इज क्लियर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 1 माइक्रोवोल्ट का एक कोई साउंड सिग्नल या जो भी है, माइक्रोवोल्ट, ठीक है, दिस इज माइक्रोवोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट का, जो कि आप कहोगे इतना छोटा, ये 1 माइक्रोवोल्ट 1 मिली वोल्ट, ये जो सिग्नल होते हैं दे आर एक्चुअली आवर सिग्नल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉर्मली दे आर कॉल्ड स्मॉल सिग्नल्स, स्मॉल स्केल सिग्नल्स, स्मॉल सिग्नल्स बोलते हैं सिंपली। ये मान लीजिए कि 100 टाइम्स का गेन दे रहा है, ईच स्टेज योर इक्वल गेन देता है, ठीक है, 100 मान लेते हैं। तो 1 माइक्रोवोल्ट आपका ऑब्वियसली 100 माइक्रोवोल्ट बन जाएगा, 100 माइक्रोवोल्ट फिर 10,000 माइक्रोवोल्ट बनेगा। इस तरह से अगर आप सोचो 10,000 माइक्रोवोल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाते जाते वो 10 मिली वोल्ट बन जाएगा, है ना, यहाँ पे वो 100 माइक्रोवोल्ट बन जाएगा। इतना मैथमेटिक्स पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट आप सिंपल समझिए, थोड़ा थोड़ा लार्ज हो रहा है, इस स्टेज में 100 टाइम्स हो गया और 100 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 1 वोल्ट बन जाएगा। देखो 10 मिली वोल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो 1000 मिली वोल्ट बन जाएगा, 1000 मिली वोल्ट मीन्स 1 वोल्ट, और इसके बाद ये बन जाएगा 100 वोल्ट फाइनली आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इन जनरल ये चीज़ें हम नहीं समझते कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दृष्टिकोण से, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच की बात करें तो ये सब ना, ये स्मॉल सिग्नल्स है, दीज आर स्मॉल सिग्नल्स। ये मेरा स्मॉल सिग्नल माना जाएगा। आपने जितनी एनालिसिस आज तक हमने पढ़ी है, जितने भी ट्रांजिस्टर्स की एनालिसिस पढ़ी, बीजेटी की एनालिसिस पढ़ी, हमने हाइब्रिड पाई मॉडल पढ़ा, हमने आरई मॉडल पढ़ा, आर पाई मॉडल पढ़ा, जितने भी मॉडलिंग पढ़ी आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की बात करते थे। तो उसका रीजन ये था कि ये स्मॉल हमारे लिए क्या था, माइक्रो या मिली के रेंज में था। ये भी स्मॉल सिग्नल है मेरा, ये भी स्मॉल सिग्नल है, ये भी स्मॉल सिग्नल है, स्मॉल सिग्नल, ये भी मेरा स्मॉल सिग्नल तक मान सकता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा मॉडरेट हो गया हालांकि, लेकिन फिर भी मैं प्रिसाइज, अगर मैं एक नाम दूँ 2 कैटेगरी में, स्मॉल एंड लार्ज का, तो ये सारे मेरे स्मॉल सिग्नल में आते हैं। बट 1 वोल्ट जब बन जाता है कोई चीज़, ये पर्टिकुलर है, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, पर्टिकुलर जब 1 वोल्ट के रेंज में कोई चीज़ आता है, 1 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसा रेंज आ जाता है, तब तो हम कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम इस सिग्नल को लार्ज सिग्नल कहेंगे, ठीक है, लार्ज सिग्नल, इसको कहा जाएगा लार्ज सिग्नल, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी हाई है, दैट इज 1 वोल्ट। देखो आप कहोगे 1 वोल्ट तो बहुत कम होता है, ठीक है 1 वोल्ट कम होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल्स के लिए कम होता है, इलेक्ट्रिकल के सेंस में कम होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए कम होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में तो माइक्रोज एंड मिलीज में प्रोसेस चल रहा होता है, इसलिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के दृष्टिकोण से ये लार्ज सिग्नल है मेरा 1 वोल्ट, ठीक है। ऑल दिस सिग्नल्स आर, देखिए इन जनरल नहीं कह सकते हम, इन जनरल ये स्मॉल है, प्रिसाइजली फॉर, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरा क्या है, स्मॉल सिग्नल है। ये सब 1 माइक्रोवोल्ट, 100 माइक्रोवोल्ट, 10 मिली वोल्ट। लेकिन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में, हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये लार्ज सिग्नल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये जो लास्ट स्टेज आपका जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, उसको क्या मिल रहा है, ये तो ठीक है, ये खुश है, ये खुश है, ये खुश है, लेकिन लास्ट स्टेज कहता है कि ठीक है भाई, आप मुझे लगाए तो हो सेम काम के लिए, जो काम ये किया, जो काम ये बंदा किया, जो काम ये बंदा किया, वही काम ये भी करने वाला है, बट फिर भी इसके लिए चैलेंजेस ज़्यादा है। इट हैज़ टू हैंडल लार्ज सिग्नल, इसको लार्ज सिग्नल्स की हैंडलिंग करनी है। तो लार्ज सिग्नल हैंडल करने के लिए अब ये एक, मैं तो अगर इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से एक बात कहूँ आपको, तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक क्रिटिकल स्टेज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि आपके इधर वाले सब इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेस करने वाले डिवाइसेस, लेकिन इधर आपके लाउड स्पीकर लगा होगा, हाई एम्पलीट्यूड डिवाइस लगा होगा, हाई वॉल्यूम वाले आपके म्यूजिक डिवाइसेस जो भी होंगे, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हाई फाई लेवल में चला जाता है। तो ये जो है एक क्रिटिकल पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन करने काम कर रहा है। अगर ये बात नहीं भी समझ में आती है तो सिंपल समझिए कि इट हैज़ टू हैंडल ए लार्ज सिग्नल एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इट हैज़ टू बी गिवन स्पेशल स्पेसिफिकेशंस और स्पेशल कैपेबिलिटीज इसको देनी पड़ेगी जो इसको हैंडल कर सके, जो इनको ज़रूरत नहीं थी प्रीवियस स्टेजेज को, इनिशियल स्टेजेज को ज़रूरत नहीं थी, बट इस लास्ट स्टेज को लार्ज सिग्नल हैंडल करना है। तो मैं बता दूं कि लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इसको कहा जा सकता है। इसीलिए ये जो आपका स्टेज है, ये भी सब, ये भी एम्पलीफायर है, ये भी एम्पलीफायर है, ये भी एम्पलीफायर है, ये भी एम्पलीफायर है, बट ये क्या है स्पेशल, मैं अगर नाम दूं तो इसका नाम दूंगा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ये जो लास्ट स्टेज में है, इट हैज़ टू डील विथ
लार्ज सिग्नल। सो इट्स नेम, सिंपल जो नाम आएगा, पहला नाम, जैसे कृष्ण के बहुत सारे नाम है, राम जी के बहुत सारे नाम है, उस तरह इसका पहला नाम अगर हम रखें नामकरण, तो पहला नामकरण मैं रखूंगा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। आई मस्ट टेल यू कि पावर एम्पलीफायर का एक नाम है, जो ओरिजिनल नाम एक्चुअली है वो यही है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो इसका सिंपल जो नाम होगा वो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होना चाहिए। तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर मीन्स इट हैज़ टू डील विथ लार्ज सिग्नल। तो आपको लार्ज सिग्नल है तो क्या डिफरेंस हो गया इनके साथ, ये जो डील कर रहे थे और ये जो डील कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस किया। तो ये डिफरेंस को हम समझने जा रहे हैं इस पॉइंट पे। आई मस्ट टेल यू कि लार्ज सिग्नल जो होते हैं और जो नॉर्मल ये जो स्टेज है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब आपका नॉर्मल स्टेज है, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अदर स्टेजेज जो इनिशियल स्टेजेज है, उसमें बहुत माइक्रो वोल्ट का आपका वोल्टेज है। तो ठीक है, करंट कितना भी हो, ये आपका प्रैक्टिकली आप सोचो ये कितना पावर आपका डील कर रहा होगा। पावर एकदम नेग्लिजिबल डील कर रहा होगा, ये भी नेग्लिजिबल पावर डील कर रहा होगा, ये भी नेग्लिजिबल पावर डील कर रहा होगा। बट यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेज है, इसको थोड़ा रिलेटिवली कह लो या प्रैक्टिकली कह लो, ये ज़्यादा पावर को डील करना पड़ेगा, इसे ज़्यादा पावर इसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अमाउंट इट विल बी हायर अमाउंट ऑफ पावर कंपेयर टू दिस स्टेजेस। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया पावर का। तो अब एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें एक चीज़ तो अच्छे से पता है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं हम, कि जो भी मेरे एम्पलीफायर होते हैं, ट्रांजिस्टराइज डिवाइसेस होते हैं, वो उसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना पावर डिसिपेशन होगा, उतना हीट होगा, वो हीट एंड टेम्परेचर बनेगा, फिर उसमें क्या करेगा वो हीट थर्मल रनवे का एक कंडीशन ला सकता है। तो थर्मल रनवे वगैरह जो होते हैं वो हीट से तो रिलेटेड है, हीट किससे रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। तो थर्मल रनवे को हम वहाँ हैंडल कर पा रहे थे बिकॉज हमारा बहुत लो वैल्यूज ऑफ पावर वहाँ डील कर रहे थे, क्योंकि लो वैल्यूज ऑफ मेरे, बिकॉज लो स्मॉल सिग्नल है, तो स्मॉल सिग्नल में वेरी लो पावर्स भी कह सकते हो, वेरी लो पावर्स इसको डील कर रहा था। तो यहाँ पे थर्मल रनवे का खतरा नहीं था। लेकिन सोचो कि लार्ज सिग्नल जब हो जाएगा तो थर्मल रनवे का खतरा भी तो बढ़ जाएगा, और थर्मल रनवे का खतरा बढ़ने के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजनिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं। आई एम गोइंग टू राइट इट हेयर कि स्मॉल स्केल में, स्मॉल सिग्नल के केस में आई मस्ट टेल यू कि फॉर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, मतलब इधर वाला जो एम्पलीफायर्स है, तो फॉर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में क्या होता था कि लो पावर इज डेल्ट का मतलब उसके हम उसको डील कर रहे हैं, लो पावर के साथ डील कर रहे हैं। आप इस वर्ड पे, आप अंग्रेजी की सेंटेंस को मत ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को समझिए कि लो पावर को हम डील कर रहे थे, राइट। लो पावर किसमें, जब मेरा स्मॉल सिग्नल था तब मैं लो पावर डील कर रहा था। ठीक है, जब स्मॉल सिग्नल था तो लो पावर डील कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा लो पावर होगा तो थर्मल रनवे का खतरा कम है। थर्मल हैंडलिंग जो हमें करनी थी, थर्मल हैंडल जो ये जो स्टेजेस थे, इनको थर्मल के साथ जो हैंडलिंग था, यानी हैंडलिंग मतलब होता है कि ऑब्वियसली आप लो पावर है तो लो हीट जनरेट होगा, लो हीट को हम हैंडल कर पा रहे हैं। आई एम नॉट फेलिंग टू हैंडल, मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। लेकिन इस स्टेज के लिए चैलेंज ज़्यादा है, ये सेम हैंडलिंग कैपेसिटी और सेम थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी के साथ ये नहीं हैंडल कर सकता। ठीक है, सो मैं इंट्रोडक्शन में यही बात मैंने आपको बताया कि काम तो वही कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस इसके ज़्यादा हो गए। एम्पलीफिकेशन तो वही काम करना है, एम्पलीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्पलीफिकेशन जैसे ये कर रहा था वैसे इसको करना है, और एम्पलीफिकेशन के लिए जो प्रोविजनिंग चाहिए थी, जो इसको बेस चाहिए था, मिला है। लेकिन ड्यूरिंग दैट एम्पलीफिकेशन चैलेंज ऑफ थर्मल हैंडलिंग इज इंक्रीजिंग। तो उसके लिए मैं क्या स्पेशल इसके साथ करूँ, क्या स्पेशल करूँ, ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्पेशल दे दिया मैंने, लार्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करना है इसको। तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफाई करने में कोई लार्ज मेहनत नहीं है, इसको उतना ही काम करना है। लेकिन अदर जो इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है उसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और इसीलिए इसका स्पेशल नाम देके, स्पेशल प्रोविजनिंग देके, स्पेशल डिजाइनिंग करके हम इसका नया नाम दे देते हैं पावर एम्पलीफायर। तो इसके बारे में यही बात हम करने वाले हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे समझना आपको फिलहाल, ये तो हो गया लो सिग्नल के लिए। लेकिन ठीक है, अब क्या करेंगे, लार्ज सिग्नल के लिए क्या होता है, लार्ज सिग्नल वाला यानी कि ये वाला स्टेज, ऑब्वियसली लार्ज सिग्नल की बात यहाँ पे आ रही है। तो लार्ज सिग्नल वाला एम्पलीफायर जो होता है उसके लिए हाई पावर, ये हाई हमारे लिए बहुत हाई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए हाई पावर है। आप मत सोचना कि ऐसे जनरलाइज मत करना है कि 1 वोल्ट का कोई सिग्नल है तो उसकी पावर क्या हाई पावर कहलाती है। आपको लगेगा ऐसी कैसी बात कर दी है सर ने, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में यस इट इज़ ट्रू, 1 वोल्ट इज़ वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको हाई पावर, लार्ज सिग्नल में आपको क्या करना है, हाई वोल्टेज, हाई पावर को डील करना है। तो हाई पावर को जब डील कर रहे होगे तो पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि आपकी थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हीट का प्रॉब्लम, थर्मल रनवे का प्रॉब्लम, ये सब आपको इसमें नहीं, थर्मल हैंडलिंग का प्रॉब्लम यहाँ नहीं था, लेकिन थर्मल ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा हीट भी होगा, तो थर्मल हैंडलिंग आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा चीज़ मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, समझिएगा। दूसरा चीज़ होगा आपको पावर इफ़िशियंसी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब पावर इफ़िशियंसी का क्या यहाँ पे रेलेवेंस है समझाता हूँ। पावर इफ़िशियंसी भी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अभी तक तो पावर इफ़िशियंसी की बात हम नहीं कर रहे थे। पावर इफ़िशियंसी की बात का मतलब समझिए कि फिर से वही बात कि ये जो आपके इनिशियल स्टेजेस है, दिस लेट अस अगेन रिपीट दिस थिंग्स, कि यहाँ पे जो इनिशियल स्टेजेस है इनको स्मॉल सिग्नल यानी कि लो पावर को डील करना था। तो अगर आपका 1 माइक्रोवोल्ट के अकॉर्डिंगली जो रेस्पेक्टिव जो पावर यहाँ पे यूज होगा या कंज्यूम होगा या प्रोसेस होगा, उसमें थोड़ा बहुत डिसिपेट होता है, थोड़ा बहुत हल्का सा यूज नहीं होता। 1 माइक्रोवोल्ट के में आपका अगर 1 नैनो वोल्ट वेस्ट भी हो जाता है, वेस्ट मतलब कि यू आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइजिंग दैट वोल्टेज। तो 1 नैनो वोल्ट मीन्स 1 नैनो वाट भी मान लो उसके हिसाब से, तो 1 नैनो वाट या 10 नैनो वाट भी समझ लो, तो 10 नैनो वाट कितना हीट वेस्ट करेगा, कितना पावर वेस्ट करेगा, या कितना हीट उसको डील करना होगा। लेकिन अगर 1 वोल्ट के रेस्पेक्ट में अब आ जाओ, 1 वोल्ट के रेस्पेक्ट में कुछ वाट होगा, क्यों कुछ होल नंबर के वाटेज में आएगा, वो वाट इलेक्ट्रिकल्स में तो ठीक कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स में तो किलोवाट के रेंज में चला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल्स के लिए 1 वाट इज नॉट बिग डील, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रिसाइजली स्पीकिंग अगेन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 1 वाट का पावर भी अच्छा खासा पावर होता है। उसको ये डील करते समय अगर आधा वाट भी वेस्ट होता है, 1 वाट भी वेस्ट होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, आधा वाट सपोज आपको वेस्ट हो गया। वेस्ट का कभी होता नहीं, एनर्जी तो वेस्ट होगी नहीं, एनर्जी को कहीं ना कहीं तो निकलना है कन्वर्ट होके, तो किस रूप में निकलेगी, हीटिंग इफेक्ट देगा, हीट एनर्जी के रूप में डिसिपेट होगा, तो वो हीटिंग इफेक्ट ही तो जाएगा। इसीलिए आपको पावर को इफिशिएंट, मतलब आपको ये जो स्टेज है, जो लार्ज स्टेज है, इसको लार्ज सिग्नल डील करना है, और इसलिए लार्ज सिग्नल डील करने के लिए इसकी पावर इफिशियंसी इंप्रूव करने की। ऑल दो पावर इफिशियंसी का डिटेल हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, हमारा नया चैप्टर है पावर इफिशियंसी, उसमें डिस्कस करेंगे। और इसी पावर इफिशियंसी को इंप्रूव करने की वजह से करने के दौरान कुछ डिस्टॉर्शन हमें मिलेगा, तो वो देखेंगे हम। बट फिलहाल समझिए कि हाई पावर डील करना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और आपको पावर इफिशियंसी बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली पावर इफिशियंसी क्या होता है, कितना पावर आप दे रहे हो और कितना पावर आप ले रहे हो। पावर इनपुट ऑब्वियसली हर स्टेजेस को आप डीसी बायसिंग करते हो ना, हर स्टेज को आप डीसी बायसिंग करते हो। आई मस्ट रिमाइंड यू, इसको भी आपने डीसी बायसिंग की होगी, इसको भी आपने डीसी बायसिंग की होगी, इसको भी आपने डीसी बायसिंग की होगी, इसको भी आपने डीसी बायसिंग की होगी। मान लीजिए इस डीसी बायसिंग जो कि आपने अच्छे से यूज नहीं किया, तो डीसी बायसिंग वेस्ट होगा पावर, और वही पावर वेस्टेज आपका हीट बनेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो डीसी पावर दे रहे हो, डीसी बायसिंग का जो पावर दे रहे हो, वो यूटिलाइज हो जाए अच्छे से। इसलिए पावर इफिशियंसी आपको बढ़ाने की बात यहाँ पे आएगी पिक्चर में। तो पावर इफिशियंसी की बात हालांकि हर स्टेज में होनी चाहिए, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। यहाँ पावर का वेस्टेज होना, पावर का यूटिलाइज होना, पावर का कंजम्पशन होना, वो नेग्लिजिबल है। बट यहाँ पे लार्ज स्केल में परसेप्टिबल पावर का डील हो रहा है, इसीलिए पावर इफिशियंसी कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे डोमिनेंटली पावर इफिशियंसी टर्म्स आ जाता है। सो इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट होने का मतलब है हीट पैदा करना, टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना। ऐसा एम्पलीफायर जिसका पावर इफिशियंसी को भी ध्यान में रखनी पड़े, थर्मल हैंडलिंग इफिशियंसी को भी ध्यान में रखना पड़े, वही एम्पलीफायर आपका पावर एम्पलीफायर बन जाता है। पावर एम्पलीफायर कुछ अलग से पावर का एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहा होता है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स इन पर्टिनेंट विथ द पावर, द पैरामीटर ऑफ पावर। पावर से रिलेटेड चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल डिजाइनिंग करनी पड़ती है, इसलिए उस तरह के एम्पलीफायर को हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, बिकॉज हाई पावर। अब देखिए, थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग स्पेशल बीजेटी बनाते हैं। स्पेशल बीजेटी जिसको हम बोल सकते हैं हीट सिंक वाला बीजेटी। हीट सिंक बीजेटी कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ ऐसे हीटिंग प्लेट्स लगे होते हैं जो हीट को एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर रहा होता है। तो इसको सिंपल नाम है, इसका नाम रख दिया गया है पावर बीजेटी या पावर एफईटी भी हो सकता है। तो पावर बीजेटी का यूज करके हम थर्मल क्या इंप्रूव करने की बात कर रहा हूं मैं, थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन पावर इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम उसी में कुछ ऐसा बायसिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस के अलावा कोई बायसिंग होती है क्या सर, ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जो होता है वही होगा। बायसिंग का मतलब है
आपको याद होगा कि एक चीज़ आपको याद दिला दूँ ग्राफिकली, इस तरह से आपका VCC आप जो देते हो जो बायसिंग वोल्टेज, और आपको उसकी वजह से IC, जो मैं अभी DC कंडीशंस में बात कर लेता हूँ समझाने के लिए, बस हम लोग बीच में कहीं पे या DC लोड लाइन आपको नहीं समझ में आता या याद नहीं है तो यू कैन रेफर माई लास्ट क्लास। तो इसमें द क्लासेस ऑफ माई ट्रांजिस्टर सीरीज देख लेना आप। यहाँ पे कहीं बीच में एक क्वेसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट हम डेजिग्नेट कर लेते थे, जहाँ पे हम मान लेंगे कि मेरा कुछ इतना IC फ्लो हो तो ICQ, और इतना VCE उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये VCE है, सॉरी VCE हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप रखोगे तो उस हिसाब से आपका जब इनपुट सिग्नल दोगे तो आउटपुट सिग्नल आपको मिलेगा, और इसी के इर्द गिर्द जो भी चेंजेस होंगे, करंट चेंज होंगे, वोल्टेज चेंज होंगे, है ना। लेकिन अब आप इस पर क्या होगा कि आप एम्पलीफिकेशन नहीं करना चाहते हो जिस पोर्शन का, उसके लिए भी आपके करंट फ्लो हो रहे हैं, वोल्टेजेस यूज हो रहे हैं, तो पावर आपका कंज्यूम हो जा रहा है। तो पावर इफिशियंसी आपकी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू पॉइंट को कहीं यहाँ रख देंगे, कभी क्यू पॉइंट को यहाँ रख देंगे, कभी क्यू पॉइंट को यहाँ रख देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कंप्लीट साइकिल जो इनपुट दोगे उसके लिए वो एम्पलीफिकेशन ना हो। तो ये बातें आपको अभी हो सकता है उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं मिल रही होंगी, तो जब हम डील करेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आपको ये और बेटर समझ में आएगा। बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पावर इफिशियंसी, और पावर इफिशियंसी वाला टॉपिक में और ये बात को रिलेट करूंगा मैं। तो बता दूं कि पावर इफिशियंसी, देखिए मैंने बताया कि थर्मल हैंडलिंग कैपेसिटी को आप बीजेटी का प्रयोग करके, पावर बीजेटी का प्रयोग करके तो आप पा लोगे ये अचीवमेंट। लेकिन पावर इफिशियंसी को बढ़ाना है तो आपको बायसिंग को, क्यू पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। वो क्या शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्टिंग हो रही है, उसका क्या फायदा हो रहा है, तो वो हम देखेंगे। बट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए बात, दैट कि पावर इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आप कैसे क्या करने वाले हो, इफिशियंसी को कैसे हम इंप्रूव करेंगे, हाउ टू इंप्रूव इट। तो इसके लिए क्या किया गया, बायसिंग जो आप करोगे, मैंने ऑलरेडी बताया कि बायसिंग आपकी इस तरह से होगी जो इस DC लोड लाइन में कहीं भी कर सकते हो। तो बायसिंग इज डन, मैं इस लाइन को लिखूंगा जो कि मैं भी आज समझ पाए या नहीं, तो एक्चुअली जब मैं डिस्क्राइब करूंगा क्लास ए, क्लास बी एंड ऑल, तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ग्राफिकली भी समझेंगे इस बात को। बायसिंग इज डन मोस्टली ठीक है इन नॉन लीनियर रीजन। नॉन लीनियर रीजन मतलब क्या होता है, एक देखिए ये फिर से दिला दूं याद कि इस ग्राफ में आपका जो इधर वाला एरिया था ये सब, ये सैचुरेशन रीजन था, इधर वाला रीजन कट ऑफ रीजन है ना, इधर कट ऑफ रीजन है, क्योंकि आपका IC के वैल्यू 0 के क्लोज है एकदम। देखिए जितना आप नीचे जाओगे IC की वैल्यू उतनी कम हो जाती है ना, ये IC इक्वल टू 0 लाइन है, और जितना ऊपर जाते हैं IC की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अब बीच में, इसीलिए याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये मैक्सिमम है, बीच में हम लोग नॉर्मली ऑपरेट करते हैं एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन को हम लोग लीनियर रीजन भी कहते हैं। लीनियर रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका IC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ IB होता था, इसलिए लीनियर बोलते थे। लेकिन अगर आप सोचो, सिंपली आज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे आपको शायद समझ में आ जाएगी बात कि इस साइड अगर आप बायसिंग कर दोगे, यहाँ पे कहीं आपकी बायसिंग कर दो या इधर कहीं बायसिंग कर दो, तो यू आर क्लोजर टू सैचुरेशन रीजन और यू आर क्लोजर टू कट ऑफ रीजन। तो क्लोजर टू कट ऑफ रीजन और नियर द कट ऑफ रीजन और नियर टू सैचुरेशन रीजन और समथिंग लाइक दैट, जस्ट एक रफ आइडिया आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्यू पॉइंट है वो क्लोज टू कट ऑफ होने की वजह से ये तो फॉलो नहीं होगा, लिनियरिटी फॉलो नहीं होगा, तो नॉन लिनियरिटी फॉलो हो सकता है आपका। मोस्टली हो सकता है आप इधर भी बायसिंग कर दो, बट इधर ज़्यादातर आप, मैं बता दूं आपको कि बायसिंग आपकी इधर होने वाली है। तो मोस्टली योर बायसिंग विल बी दिस साइड। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो भी हम पढ़ेंगे, ज़्यादातर बायसिंग आपकी इस एरिया में होने वाली है। इस एरिया में थोड़ा थोड़ा नीचे भी हो सकता है कि करना पड़ जाए, इस एरिया में आपकी बायसिंग होगी, तो जिसकी वजह से आप पावर बचाओगे, क्योंकि इस एरिया में करंट आप हमेशा ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो। तो आप पावर को बचाने के लिए, पावर इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, पावर इफिशियंट बनाने के लिए योर बायसिंग विल बी डन इन दिस रीजन विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ नॉन लीनियर रीजन। तो नॉन लीनियर रीजन में आप बायसिंग करके पावर इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अब देखिए दिक्कत यही होगी कि नॉन लीनियर रीजन में अगर आप करते हो बायसिंग, इफ यू आर डूइंग द बायसिंग इन द नॉन लीनियर रीजन, ठीक है, ड्यू टू बायसिंग इन नॉन लीनियर रीजन्स, नॉन लीनियर रीजन में बायसिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपके नॉन लीनियर इफेक्ट्स पड़ेंगे उस पर,
आपका डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगा, जिसको नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहेंगे। डिस्टॉर्शन मतलब वही है कि आप जो सिग्नल इनपुट दोगे वो पूरी तरह से ठीक से एम्पलीफाई नहीं हो रहा, कुछ पार्ट हो रहा, कुछ पार्ट नहीं हो रहा। ऑब्वियसली आपका हम एक्टिव रीजन में क्यों रखते थे, ताकि अच्छे से एम्पलीफिकेशन हो। आप अगर एक्टिव रीजन की जगह इधर रख दोगे आपके क्यू पॉइंट को, तो ऑब्वियसली योर एम्पलीफिकेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। मे भी यहाँ क्यू पॉइंट हो, मे भी यहाँ क्यू पॉइंट हो। क्यू पॉइंट का रीजन अगर बदल दोगे तो आपका डिस्टॉर्शंस होने वाला है, और डिस्टॉर्शन होने का मतलब है, ठीक है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस होने वाला है। तो ये एक लिमिटेशन है आपके एम्पलीफायर्स का, इस तरह के एम्पलीफायर का लिमिटेशन है कि नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट करने की वजह से डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब और बेटर समझा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में, कि डिस्टॉर्शन का मतलब लॉस ऑफ योर एक्चुअल सिग्नल। जो सिग्नल आप दिए थे एम्पलीफाई होने के लिए, एम्पलीफाई तो हुआ लेकिन कुछ पोर्शन कट ऑफ हो गया, कुछ पोर्शन आपको आउटपुट में नहीं मिला, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं मिल पाया, तो कुछ डिस्टॉर्शन आपके होते हैं। डिस्टॉर्शन इज ए काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज का फायदा है कि आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पावर इफिशियंसी और ये जो डिस्टॉर्शन है, हम दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टॉर्शन क्या, डिस्टॉर्शन भी दो तरीके से देखेंगे, हो सकता है, ठीक है, एक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो सकता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो सकता है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा पावर इफिशियंसी और डिस्टॉर्शन, उसमें और बेटर एक्सप्लोर करेंगे इन बातों को। बट आपको आई होप इतना आइडिया लग चुका होगा कि पावर एम्पलीफायर इज नॉट ए डिफरेंट एम्पलीफायर, इट इज द सेम एम्पलीफायर विच विल एक्चुअली एम्पलीफाई द वोल्टेज itself, but it has got certain extra responsibilities, that is in order to handle the power, because small स्केल के केस में पावर बहुत लेस था, वो नेग्लिजिबल था, एफिशिएंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, डोमिनेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपका जो वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल है वो हाई हो गया लास्ट स्टेज में, तो आपको पावर को और इफिशिएंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पावर इफिशिएंट बनाना पड़ेगा उस एम्पलीफायर को। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।